Hello everyone, I hope you all are doing great. So I welcome you all back to another video. This is going to be a second lecture of heredity and evolution chapter. I'm expecting कि आप लोगों ने previous lecture देख लिया होगा. So in our last lecture हम लोगों ने देखा था central dogma का definition. So what is central dogma? It is nothing but protein बनने वाला process का नाम है. अभी protein को आप बनाओगे with the help of DNA and RNA. ये तीन स्टेप्स का होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन डिफाइन ट्रांसलोकेशन डिफाइन ट्रांसलेशन सो आपको ये तीनों के तीनों स्टेप्स को इन डिटेल में पता होना चाहिए नाउ बिफोर आई टीच यू अबाउट आवर फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यू नीड टू नो सम बेसिक कंसेप्ट्स टेल मी एडिनाइन नाइट्रोजन बेस का कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन होगा Yes, very good. That is your thymine. और गुआनाइन नाइट्रोजन बेस का कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन होने वाला है दैट इज की साइटोसिन सो एडिनाइन बॉन्ड्स विथ वेरी गुड दैट इज की थाइमिन एंड गुआनिन विथ साइटोसिन एक्सीलेंट सो एडिनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन है थाइमिन एंड गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन है साइटोसिन बस इतना सा नॉलेज चाहिए था एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड नो दैट इज की सी प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल मैक्रो मतलब क्या एक बड़ा सा एक मॉलिक्यूल अभी हर एक बड़े चीज को हमने छोटे छोटे चीजों से बनाया होगा So what is protein made up of? Protein is made up of long chain of amino acids. क्या मैंने बोला? Amino acids. A का मतलब क्या होगा? Amino acids. In nature there are 20 different types of amino acids. शायद से आप लोगों ने names भी सुना होगा. Leucine, isoleucine, valine, tryptophan ऐसे करके 20 different types of amino acids. जब मैं इन 20 अमीनो एसिड्स को जोड़ूंगा एक लॉन्ग चेन मिलेगा तो इस लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को मैं क्या कहूंगा यस वेरी गुड दैट इज नथिंग बट योर प्रोटीन सो ये था तुम लोग का बेसिक नॉलेज नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज की ट्रांसक्रिप्शन नाउ यू गाइस नो दिस वेरी वेल दैट इज की योर डीएनए हैव इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन और प्रोटीन बना के कौन देगा दैट इज योर राइबोसोम राइबोसोम को मुझे बस ये इंफॉर्मेशन देना है राइबोसोम बना के दे देगा नाउ द प्रॉब्लम इज राइबोसोम का लोकेशन कहाँ पे यस वेरी गुड दैट इज योर साइटोप्लाज्म और अपना डीएनए कहाँ पे दैट इज इनसाइड न्यूक्लियस नाउ द प्रॉब्लम इन हियर दैट इज की जो डीएनए है जिसके पास जीन से या फिर डीएनए जो है वो कभी भी इस खुद से न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर जा नहीं सकता इट इज लाइक कि वो लॉकडाउन में फंस गए वो घर के अंदर ही फंस गए बट मुझे ये डीएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने वाला इंफॉर्मेशन मुझे राइबोसोम तक पहुंचाना है सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू डीएनए तो बाहर निकलने नहीं वाला सो आई कैन डू वन थिंग दैट इज की आई कैन मेक अ न्यू स्ट्रक्चर जिसके पास डीएनए का इंफॉर्मेशन होगा तो थिंग्स विल गेट इजी फॉर मी नाउ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने वाला उसका मैं कॉपी बनाऊंगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास डीएनए का प्रोटीन बनाने वाला इंफॉर्मेशन है अभी वो स्ट्रक्चर आराम से न्यूक्लियस को छोड़ के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाएगा और प्रोटीन बना के देगा सो दैट स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू मेक दैट इज नथिंग बट तुम लोग का वेरी गुड दैट इज mRNA मैसेंजर आरएनए अभी तुमको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा दैट इज की व्हाई वी कॉल देम एज mRNA या फिर मैसेंजर आरएनए बिकॉज ये एक जगह का मैसेज दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है डीएनए का मैसेज को राइबोसोम के पास पहुंचाएगा नाउ ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही यही है mRNA जो बन रहा है उस प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इट इज वेरी इजी व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच mRNA is synthesized with the help of DNA this is nothing but transcription तो अब ये होता कैसे वो एक बार सुन लो तो फर्स्ट थिंग ये जो रिएक्शन या फिर ये जो स्टेप में होने वाला है दैट इज की एक एंजाइम आएगा उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज क्या उस एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज हमेशा याद रखना कोई भी एंजाइम का नाम अगर आपको पहचानना है हमेशा वो एएसई से ही एंड होगा इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा नॉलेज ये एक चैप्टर में मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ अगर मैं कोई भी वर्ड बोल रहा हूँ उसके एंड में एएसई आ गया इन बायोलॉजी इट मींस इट इज एन एंजाइम सो आरएनए पॉलीमरेज और कुछ एंजाइम्स आप लोगों ने सुना होगा हेलिकेज आइसोमेरेज एल्डोलेज ट्रांसफरेज ऐसे बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम्स हैं फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इन ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम यूज होगा दैट इज नथिंग बट आरएनए पॉलीमरेज नाउ दिस एंजाइम क्या करेगा खुद को डीएनए के ऊपर डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर फिक्स करेगा यू नो डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कॉइल दिख रहा है आपस में वो लोग आपस में लपेटे हुए हैं तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू स्प्लिट देम तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये मुझे हेल्प करेगा डीएनए को अनकॉइल करके स्प्लिट अप करने में देयर आर मेनी अदर एंजाइम्स टू बट फॉर नाउ वी विल कीप इट वेरी सिंपल सो आरएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू हेल्प मी टू अनकॉइल एंड टू स्प्लिट द डीएनए स्ट्रैंड नाउ इसमें से कोई एक स्ट्रैंड को मैं यूज करूंगा टू मेक आरएनए सो देखो यहाँ पे जब मैं आरएनए बना रहा हूँ
जब मेरा डीएनए में थाइमिन है तो आरएनए में क्या बनेगा? एडेनाइन, क्योंकि थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस आ गया एडेनाइन, और एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है? यूरासिल, बिकॉज दिस इज एन आरएनए। सो ये आपको याद यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जब आप लोग एमआरएनए बनाओगे तो आपको यहाँ पे यूरासिल लिखना है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो ऐसे कर करके जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला आपका एमआरएनए बन गया। So now we have made mRNA. This process is known as transcription. Now this mRNA fellow ये आराम से न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में, और किसके पास जाएगा? Yes, that is very good. तुम्हारे राइबोसोम के पास जाएगा। Now this is राइबोसोम. राइबोसोम is made up of two subunits, large subunit और small subunit. इन दोनों subunits को मैं ज्वाइन करूंगा तब मेरा एक राइबोसोम बनेगा। Now you तुम लोग का जो राइबोसोम है ये बना है एक टाइप ऑफ आरएनए, दैट आरएनए इज नथिंग बट तुम लोग का आरआरएनए। तो एक एमआरएनए के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया, इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है। आरआरएनए का फंक्शन क्या है? दैट इज आरआरएनए हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। वेरी गुड। सो यहाँ पे दो आरएनएस को हम लोगों ने कंप्लीट किया। नाउ दिस स्ट्रैंड यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज नथिंग बट तुम लोग का एमआरएनए। एमआरएनए आया राइबोसोम के पास जाके अटैच हो गया। नाउ द थिंग वी नीड टू नो कि एक कंसेप्ट है, दैट इज कि तीन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए स्ट्रैंड, दिस इज नथिंग बट अ ट्रिपलेट कोडॉन। अभी क्या है मैं वापस एक बार समझाता हूँ। अगर मुझे एक अमीनो एसिड को बुलाना है, एक अमीनो एसिड को अगर मुझे बुलाना होगा तो मुझे तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चाहिए। समझ में मैंने क्या बोला? इफ आई हैव थ्री न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस देन आई कैन ब्रिंग वन अमीनो एसिड। फिर ऐसे कर करके आई कैन ब्रिंग मेनी अमीनो एसिड्स, एंड ऐसे करके आई विल मेक अ बिग मॉलिक्यूल, दैट इज नथिंग बट तुम लोग का प्रोटीन बनाऊंगा मैं। सो ये जो ग्रुप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड है ऑन एमआरएनए स्ट्रैंड, दिस इज नथिंग बट तुम लोग का क्या है? यस, वेरी गुड, दिस इज नोन एज ट्रिपलेट कोडॉन। तीन न्यूक्लियोटाइड, दैट इज ट्रिपलेट कोडॉन। अभी होता क्या है कि ये ट्रिपलेट कोडॉन तो है यहाँ पे। नाउ हियर कम्स योर थर्ड आरएनए, दैट इज योर टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का फंक्शन क्या है, कोई बता सकते हो? यस, वेरी गुड, दैट इज कि टीआरएनए के पास होता है अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे हर एक टीआरएनए के पास अमीनो एसिड है, सबके पास अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड है। देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, कोई भी हो सकता है इसमें से। नाउ टीआरएनए ये अमीनो एसिड्स लेके आएगा, लेकिन दिस टीआरएनए इज वेरी स्पेसिफिक, ये कहीं पे भी जाके फिक्स नहीं करेगा खुद को। दिस गाय ही इज गोइंग टू स्कैन, वो पहले देखेगा कि मेरे पास जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमआरएनए कहाँ पे, जहां पे भी दिखेगा वो वहां पे जाके फिक्स होगा। तो इन शॉर्ट मीन्स व्हाट, तुम्हारा टीआरएनए के पास भी तीन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है। नाउ टीआरएनए के ये जो तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी कोडॉन। इन शॉर्ट, कोडॉन एमआरएनए के पास है, एंटी कोडॉन टीआरएनए के पास है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखने मिल रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि कोई भी अमीनो एसिड कहीं भी आके नहीं बैठेगा। टीआरएनए इज वेरी स्पेसिफिक, वो स्कैन करेगा, देखेगा कि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री बेस वाला ट्रिपलेट कोडॉन कहाँ पे है, और उसी के पास ये आके फिक्स होगा और क्या करेगा? अपने अमीनो एसिड को ड्रॉप करेगा। दिस प्रोसेस इज नथिंग बट तुम लोग का ट्रांसलेशन। तो व्हाट इज ट्रांसलेशन? इन शॉर्ट, tRNA which have anticodon will fix to the codon which is complementary to the anticodon obviously। और जैसे ही फिक्स करेगा, यहाँ पे देखो दो tRNA आपको दिख रहा है, दिस इज योर फर्स्ट वन, दिस इज योर सेकंड वन। ये क्या करेगा? खुद का अमीनो एसिड को यहाँ पे ड्रॉप करेगा और ये चला जाएगा। वैसे और एक tRNA आएगा, अपने अमीनो एसिड को यहाँ पे ड्रॉप करेगा, चला जाएगा। वैसे नेक्स्ट ये tRNA यहाँ पे आएगा, अमीनो एसिड को ड्रॉप करेगा, चला जाएगा। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इन हियर, दैट इज की एंटीकोडॉन और कोडॉन शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ए के सामने यू वाला रहेगा, जी के सामने सी वाला रहेगा। ऐसे कर करके यू विल गेट अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। सी, इसके प्रीवियस के जो भी टीआरएनए आए थे उन्होंने ये सब अमीनो एसिड्स ड्रॉप करके चले गए। तो इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे मुझे देखो एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट तुम लोग का प्रोटीन बन गया। सो दिस इज हाउ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम लोग को आंसर इन वन सेंटेंस में आ सकता है, दैट इज बिटवीन योर अमीनो एसिड्स देयर इज अ बॉन्ड। देखो ना, इन सबके बीच में यू कैन अप्रिशिएट अ बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नथिंग बट तुम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड। क्या है इस बॉन्ड का नाम? PEPTIDE, पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ दे विल आस्क यू कि among your amino acids there is a bond, name that bond, so you are going to say that is nothing but peptide bond। सो ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके तुम लोग का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रांसक्रिप्शन, वी हैव कंप्लीटेड विद आवर ट्रांसलेशन। दिस वन मोर थिंग जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट ने हमको ये चीज का नॉलेज दिया,
उनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। सो वी शुड फील वेरी प्राउड। इन्होंने हमको नॉलेज दिया, दैट इज ही इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस ट्रिपलेट कोडॉन। पहले हमको नहीं पता था कि अगर मुझे एक अमीनो एसिड को बुलाना है तो मुझे कितना इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो इन्होंने ये हमको एक्सप्लेन किया कि यू विल रिक्वायर 3 न्यूक्लियोटाइड टू कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। 3 न्यूक्लियोटाइड है, एक अमीनो एसिड आ सकता है। समझ में आ गया? तो ये नॉलेज हमको इन्होंने दिया। सो आई होप मैंने सारा चीजें कंप्लीट किया, बट देर इज वन मोर स्टेप विच इज पेंडिंग, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसलोकेशन। बट प्रोटीन तो यहाँ पे बन गया ना, ट्रांसलोकेशन कहाँ पे होगा अभी? नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली, ट्रांसलोकेशन उसके नाम में ही उसका काम है। समवन इज चेंजिंग इट्स लोकेशन। हु इज चेंजिंग इट्स लोकेशन? दैट इज नथिंग बट तुम लोग का राइबोसोम। इन ट्रांसलोकेशन इट इज वेरी इजी। क्या हो रहा है कि जो तुम लोग का राइबोसोम है वो एमआरएनए के स्ट्रैंड पे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा है। Movement of ribosome from one end to the another end on mRNA strand. This change in its location is nothing but तुम लोग का ट्रांसलोकेशन। ना ये कितना स्पीड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी तो बता दो सर। सो राइबोसोम कवर्स द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। मींस व्हाट? समझो कि ये जो मैंने ट्रिपलेट कोडॉन बनाया, यहाँ पे मेरा राइबोसोम अभी था, टीआरएनए आया, अमीनो एसिड को ड्रॉप किया, चला गया। तो मेरा भी राइबोसोम क्या करेगा पता है? नेक्स्ट ये 3 जो न्यूक्लियोटाइड है उसके पास वो चला जाएगा। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि राइबोसोम विल कवर 1 ट्रिपलेट कोडॉन का डिस्टेंस, और यू कैन से 3 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस। यहाँ पे अगर समझो राइबोसोम था, अमीनो एसिड आ गया, टीआरएनए चला गया, तो अभी राइबोसोम किधर आएगा? ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स के पास आ जाएगा। सो दिस मूवमेंट इज नथिंग बट ट्रांसलोकेशन। देयर इज चेंज इन इट्स लोकेशन, और इट इज यूनिडायरेक्शनल। राइबोसोम पीछे कभी भी नहीं आएगा, एक एंड से दूसरे एंड ही जाएगा। सो दिस इज हाउ प्रोटीन इज मेड। आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एट द एंड आई विल ड्रॉप अ समरी डेफिनेटली। सो यहाँ पे मैंने और एक चीज इंक्लूड किया, दैट इज कि राइबोसोम के कुछ पॉइंट्स। So they might ask you, so ये रहा आपके 4 points, that is ribosome is nothing but it is made up of rRNA, ribosomal RNA, ब्रैकेट में लिख लेना ribosomal RNA. It is made up of 2 subunits, larger subunit and smaller subunit. It is known as the protein factory. Why? क्योंकि यहाँ पे ही प्रोटीन बन रहा है। नो सर, आपने राइबोसोम का फंक्शन ही नहीं बताया अभी तक। राइबोसोम का फंक्शन है जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है और टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों को बाइंड करके रखना, इन दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन कर रहा है? दैट इज योर राइबोसोम। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। इट हेल्प्स टू बाइंड योर एमआरएनए एंड टीआरएनए टुगेदर। आई होप ये भी बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीके से आपको मैंने तीनों प्रोसेस के डेफिनेशन दिया है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इस वीडियो को पॉज करो और इसको क्विकली नोट डाउन कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव फर्दर। सो कल ही हम लोगों ने लेक्चर में देख लिया था दैट इज की म्यूटेशन। नाउ यू कैन रिमेंबर दिस विद मीम। आई लव मीम्स अ लॉट क्योंकि ये बहुत इजीली समझ में आता है। सो व्हाट इज म्यूटेशन? यहाँ पे एक सीक्वेंस था ATGC-CG80। तो ये शायद से एक सीक्वेंस था जिससे कोई तो एक प्रोटीन बनने वाला था, नॉर्मल प्रोटीन, जिसमें क्या हो गया, एक सडन चेंजेस हो गया। इस सीक्वेंस में से कोई न्यूक्लियोटाइड आगे पीछे हो गया, कुछ तो चेंजेस आ गया, डिलीट हो गया, रिप्लेस हो गया, समथिंग। तो देखो यहाँ पे ये जो सी है इसने अपना लोकेशन चेंज किया, यहाँ पे आ गया। तो दिस इज नथिंग बट म्यूटेशन। और इसके एग्जांपल्स क्या गया? दैट इज नथिंग बट तुम लोग का सिकल सेल एनीमिया एंड वन मोर, दैट इज डाउन सिंड्रोम। एक्सीलेंट। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट इवोल्यूशन। What is evolution? See, if you look at our own species, ह्यूमन स्पीशीज में देखोगे आज से करोड़ों साल पहले हम लोग क्या जो पूर्वज थे कुछ अलग दिख रहे थे, हम लोग कुछ अलग दिख रहे। मीन्स व्हाट? सेम स्पीशीज में ही इतना ज्यादा चेंजेस दिखने लग गया। और ये चेंजेस आया कैसे? एक झटके में आया? 2-3 दिन में आया? नहीं, इट टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। दिस इज इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे एक स्पीशीज में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दिखने मिलेगा, जिससे एक नया स्पीशीज ही बन गया ऐसा लगेगा। और ये एक्सट्रीम स्लो प्रोसेस है। सो दैट्स व्हाई वी यूज अ वर्ड दैट इज ग्रेजुअल। ये वर्ड को भूलना नहीं, क्योंकि ये आंसर इन वन सेंटेंस में या फिर ट्रू और फॉल्स में आएगा कि इवोल्यूशन इज अ डैश प्रोसेस। तो आप लोग क्या लिखोगे? ग्रेजुअल प्रोसेस। या फिर अपना ट्रू और फॉल्स में कैसे आएगा? इवोल्यूशन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, तो आप लोग लिखोगे नो, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सो इवोल्यूशन समझ में आ गया ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ, की धरती में ये जो पहला लाइफ वो आया कैसे? सो दे से कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो धरती पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे।
तो जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बना कैसे? सी इन द बिगिनिंग वी हैड वेरी सिंपल कंपाउंड्स लाइक सिंपल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें थे ये लोग। ये सब बहुत ज्यादा इनके बीच में रिएक्शंस हो गया अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, बहुत सारी चीजों के कारण क्या हो गया, ये सब मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुआ होगा, एक्स वाई जेड चीजें हो गई, और ऐसे कर करके आप लोग को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स मिलने लगे लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। आप लोगों ने ये वर्ड सुना है न्यूक्लिक एसिड कहीं पे? यस, वेरी गुड। हाउ मेनी न्यूक्लिक एसिड्स डू यू नो? Excellent. That is DNA and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Means what? Simple simple चीजों से न्यूक्लिक एसिड बना। इन शॉर्ट जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे बन रहा है। कुछ तो लाइफ का एक बनने वाला स्टेप्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। जीन्स बन रहा है, मीन्स व्हाट, अभी थोड़ा थोड़ा करके एक सेल जैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। सो ऐसा सिंपल सिंपल प्रोटीन्स बनने लग गया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज नथिंग बट न्यूक्लिक एसिड बनने लग गया। नाउ देयर आर मेनी मोर कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सब मिक्स हो गए एंड और एडवांस चीजें मिले एंड सो ऑन। ऐसे कर करके एंड एक्स वाई जेड फैक्टर्स, एनवायरमेंट, नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे कर करके एट द एंड वी गॉट अ सेल लाइक स्ट्रक्चर। और उसी को ही हम लोग कहते हैं द फर्स्ट लिविंग मटेरियल, दैट इज नथिंग बट तुम लोग का प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लिविंग मटेरियल। इसको आप लोग ने हमको ये मिला कब? दैट वाज इट वाज फाउंड इन ओशन। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने मिलेगा इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज की आंसर इन वन सेंटेंस में द प्रोटोप्लाज्म वाज फाउंड वेयर। सो यू गोइंग टू राइट कि इट वाज फाउंड इन ओशन, या फिर ट्रू और फॉल्स में लोग देगा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फर्स्ट लिविंग मटेरियल व्हिच वाज फाउंड ऑन लैंड। तो आप लोग बोलोगे गलत, इट वाज फाउंड ऑन ओशन, इट वाज फॉर्म्ड ऑन ओशंस। सो ऐसे कर करके फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स आ गए, फिर उनमें चेंजेस आ गए, उन लोगों ने कुछ एडाप्टेशंस दिखाए, खुद को मॉडिफाई किया एंड सो ऑन, देन वी गॉट मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड ऐसे कर करके वी गॉट ऑल ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट इज की सी ये जो सेल स्टार्टिंग में बने थे, बहुत सारे सेल्स टिके, अभी जो टिक गए वो अभी भी हमको मिल रहे, वही ऑर्गेनिजम्स में से हम लोग मॉडिफाई होके हम लोग बने। और बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो नेचर में थे लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए, सो दे गॉट पेरिश्ड, उसको नेचर से निकाल दिया, नेचर से वो चला गया। सो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अभी सर जस्ट आपने एक्सप्लेन किया कि हम लोग सब लोग का ओरिजिन कॉमन है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बना। अभी वो प्रोटोप्लाज्म डिवाइड कर करके यूनिसेलुलर बना, यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स बना एंड देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना, ऐसे कर करके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना। तो इन शॉर्ट हम सबका तो ओरिजिन कॉमन है ना, वो प्रोटोप्लाज्म, वो जो स्ट्रक्चर उसको ही हम लोग बोल सकते हैं। सो आई नीड सम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कि हाँ ये है प्रूफ कि हम लोगों ने इवोल्यूशन दिखाया है, दिस वाज आवर एंसेस्टर। सो देयर आर इन टोटल 6 एविडेंसेस। अभी इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो वो लोग इंडिविजुअल एविडेंस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे और दे विल आस्क यू लाइक अ वेब डायग्राम, या फिर जस्ट टेक योर टेक्स्ट बुक, उसमें देखो 10th पेज में यू कैन सी वन फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर। उसमें देखो सेंटर में लिखा है कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन और 4 बॉक्सेस को उन्होंने ब्लैंक छोड़ा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट वैसे वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस इसमें से आता है। either they are going to ask you fill in the blanks type or they are going to ask you डायरेक्टली इसमें से कोई भी एक एविडेंस के बारे में इन डिटेल। और इन सारे इसमें कुछ ना कुछ तो एग्जांपल्स है, वो आपको याद रखना ही है। इसमें से एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट वुड बी वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि उसमें मल्टीपल एग्जांपल्स है। इफ देयर इज वन कंसेप्ट व्हिच कंटेन्स मल्टीपल एग्जांपल्स, इन शॉर्ट एग्जामिनर्स का फेवरेट चीज हो गया। सो द फर्स्ट एविडेंस, पहला एविडेंस कि हम लोग सबका ओरिजिन कॉमन था, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? इट इज वेरी इजी, दैट इज की एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से आप जैसे दिख रहे हो उस अपीयरेंस, उस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी स्टडी। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे कुछ एनिमल्स का फोटो दिया है, यू हैव योर डॉग का पपी हो गया, फॉक्स हो गया, वुल्फ हो गया, शीप हो गया। इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दीज एनिमल्स, आर दे सेम? नो, ये सब के सब एनिमल्स डिफरेंट है, बट दे ऑल लुक सिमिलर फ्रॉम आउटसाइड। एक्सटर्नली ये सब के सब बहुत सिमिलर दिखते, सेम नहीं बोला मैंने, सिमिलर बोला। लाइक उनका नॉस्ट्रिल का शेप देखो, उनका ईयर का शेप देखो, उसका ईयर का लोकेशन देखो, आई का लोकेशन देखो, तो ये सारे एनिमल्स में ये ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखने मिल रहा है एक्सटर्नली। सो व्हाट वी कैन से दैट ये सारे एनिमल्स का कोई तो एंसेस्टर कॉमन था,
सो हियर इज योर फर्स्ट प्रूफ कि आप बाहर से देख के बता रहे हो कि देखो ये अलग अलग एनिमल्स है बट ऑल दीज एनिमल्स हैव सम कॉमन या फिर सिमिलर कैरेक्टर्स फ्रॉम एक्सटर्नल अपीयरेंस, सो वी कैन कंक्लूड दैट दे ऑल हैड अ कॉमन ओरिजिन या फिर दे ऑल हैड अ कॉमन एंसेस्टर। वैसे सेम विद द प्लांट्स, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सबके पास लीफ है, सबके पास पेटियोल है, सबके पास लीफ में वेनिएशन है, माना सारे प्लांट्स अलग है लेकिन है ना सब में कुछ तो सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो दैट इज नथिंग बट सेम ओरिजिन या फिर कॉमन ओरिजिन या फिर कॉमन एंसेस्टर। थोड़ा सा मैं अभी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट सो मेनी चैप्टर्स एंड सो मेनी concepts. Now your second evidence, that is की anatomical evidence. Now when you become a medical student, तो anatomy तब आप लोग सीखोगे, उसका मतलब क्या है कि to dissect. Anatomy का मतलब ये to dissect, to cut open a body. बट यहाँ पे एनाटॉमी का मीनिंग क्या है कि टू स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जैसे कि इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज 4 एग्जांपल्स और इस एग्जांपल को याद रखना ही है आपको। इंसान का हाथ, 4 लेग ऑफ ऑक्स, अपना फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड पेटागियम ऑफ बैट। क्या ये सारे एनिमल सेम है? नो सर, स्टार्टिंग के दो तो लैंड पे रहते हैं, इंसान कुछ अलग है, ऑक्स कुछ अलग है, अपना बैट तो फ्लाई कर सकता है और अपना जो व्हेल है वो तो पानी में रहता है। सारे एनिमल्स आर डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है हम सब में। बट अगर आप लोग इनके एक्सरेज देखोगे, इंटरनल स्टडी जब करने जाओगे, तब इनका बोन्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी सिमिलर। अब जब आप लोग बोन के बारे में जब स्टडी करोगे तब आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट फॉर नाउ जस्ट ट्रस्ट योर टीचर। जब आप लोग स्टडी करने जाओगे, हम सब लोग के बोन्स का जो स्ट्रक्चर है that is very similar. So what we can conclude, all of these animals are different, but they all have very similar bone structure. So means what, we all had a common origin या फिर common ancestor. I hope ये सबसे easy वाला टॉपिक था, सिर्फ इसके एग्जांपल्स याद रख लेना। Now the third topic, that is कि vestigial organ, इसमें से 2 क्वेश्चंस आएगा, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स और सेकंड क्वेश्चन की गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये आपको करके जाना ही है, इसको स्किप प्लीज मत करना। सो व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन? आई विल कीप इट वेरी सिंपल, कोई ऐसा ऑर्गन जो अभी बॉडी से निकल जा रहा है, रीजनरेट हो रहा है, या फिर कोई ऐसा ऑर्गन जो डेवलप ही हुआ नहीं, अंडर डेवलप, ऐसे ऑर्गन्स जो कुछ काम के नहीं है, इन ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। और ये ऑर्गन शायद हम लोग के लिए कोई काम का नहीं रहेगा लेकिन किसी और एनिमल्स में बहुत काम का है। These organs are known as vestigial organ. सर और एक बार बता दो, ऐसे ऑर्गन्स जो डेवलप हुए नहीं है, डेवलप हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसा ऑर्गन जो आपके पास था, डेवलप था, अभी वो निकल रहा है, डीजनरेट हो रहा है। अभी और एक चीज यहाँ पे याद रखना, कोई भी अगर स्ट्रक्चर आपके बॉडी में निकल रहा है, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वी हैड टेल, क्या टेल एक झटके में निकल गया? नहीं, इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अभी आई विल गिव यू एन एग्जांपल, उसका एग्जांपल आज हम लोग यहीं पे देखने वाले। सो ये बहुत स्लो प्रोसेस है कोई भी एक ऑर्गन निकल जाने के लिए भी, एज वेल एज ये जो ऑर्गन है दिस इज यूजलेस फॉर अस बट इट विल बी यूजफुल फॉर सम अदर एनिमल्स। जैसे कि सबसे पहले इज अपेंडिक्स, विच इज अ स्मॉल ऑर्गन जो आपके कोलॉन में प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे की तरफ आपको ये दिखेगा। Now this structure is useless for us, इसका कोई खास फंक्शन हम लोग में नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स रूमिनेंट्स है उनमें ये बहुत काम का है। फॉर दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज एंड ऑल दोस थिंग्स। हम लोग को इतना कुछ इसका जरूरी नहीं है। सो फर्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन दैट इज योर अपेंडिक्स। सेकेंड वन वुड बी तुम लोग के ईयर पिन्ना के मसल्स। व्हाट आई जस्ट सेड, ईयर पिन्ना नहीं, इसके अंदर के मसल्स। सो वी डू हैव ईयर पिन्ना के मसल्स, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके मैं क्या कान को ऐसा मूव कर सकता हूँ? आई कांट डू दैट। जो आप लोग अभी कर रहे हो दैट इज नॉट, यू आर नॉट मूविंग योर प्रॉपर ईयर को, यू आर जस्ट मूविंग योर एंटायर स्किन, दिस रीजन को। If you have seen monkeys, dogs, cats and elephant, they can literally move their ear. वो लोग फोल्ड कर सकते हैं, so they are using their ear pinna के muscles. But for us ये कुछ काम के नहीं है, so it is a vestigial organ for us. Now your second topic, your third example would be that is कि your coccygeal bone. Like I told you कि we had a tail. अभी वो टेल कोई तो एक बोन से निकला था, दैट बोन इज नथिंग बट कॉक्सिजियल बोन। यहाँ पे आपको लास्ट में एक बोन दिख रहा रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड के डायग्राम में जो मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज योर कॉक्सिजियल बोन। तो ये बोन से आपका टेल था। सो हम लोग को अभी ये टेल बोन का कोई काम नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव एनी टेल एनीमोर। अभी ये जो स्ट्रक्चर है शायद से आगे कुछ 1000 ईयर्स के बाद में जो ह्यूमंस को अब तब स्टडी करोगे तब ये टेल बोन भी निकल गया होगा। सो दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर अस बट इट इज यूजफुल इन मंकीज। टेल बोन के कुछ और भी नाम है, दैट इज कॉक्सिजियल बोन, कॉकिक्स। तो ऐसे कोई भी एक वर्ड आप लोग को जो प्रिफरेबल है यूज कर लेना। एंड देन वन मोर, देयर आर टू मोर एग्जांपल्स, दैट इज की विजडम टूथ
जो अपने लास्ट में होते हैं। स्टार्टिंग में एक्सट्रीम अर्ली स्टेजेस में हम लोग बहुत अनकुक फूड्स को खाते थे, सो वी नीड एक्स्ट्रा टीथ टू च्यू, बट राइट नाउ वी डोंट ईट उतना ज्यादा रॉ कच्चा कुछ हम लोग नहीं खाते। सो विजडम टूथ का कोई मेरे में अभी खास फंक्शन नहीं है। एंड लास्ट में वी हैव योर बॉडी हेयर। जब हम लोग नंगू पुंगू घूमते थे, हम लोग के पास कपड़े नहीं था, तब बॉडी हेयर हम लोग को प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करता था, हीट प्रोवाइड करता था। बट राइट नाउ वी हैव क्लॉथ्स, तो स्लोली स्लोली करके हम लोग सब लोग के बॉडी में से बॉडी हेयर निकल रहा है। सो इट इज नॉट यूजफुल फॉर मी, बट इफ यू सी डॉग्स एंड कैट्स दे हैव फर। पोलर बियर को देखो, ठंड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से बचने के लिए दे हैव थिक हेयर। सो दीज वे फ्यू एग्जांपल्स ऑफ योर वेस्टिजियल ऑर्गन। सो आई टेल यू वन मोर टाइम, क्या क्या थे तुम लोग का? यस, विजडम टूथ, कॉक्सिजियल बोन और टेल बोन, योर ईयर पिन्ना के मसल्स, यस, आफ्टर दैट अपना अपेंडिक्स, एंड लास्ट में योर बॉडी हेयर। सो ये एग्जांपल्स को अच्छे से करके जाना। Now your next topic, that is key paleontological evidence. Before that, in paleontological topic only, there is a definition of fossil. 2 marks के लिए क्वेश्चन आता ही, their favorite question. Define fossil. What do you mean by fossil? First of all, आपको fossil fuel पता है, ठीक है? Fossil क्या होता है? Fossil is nothing but कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी बाकी बचा कुचा है, that is fossil. So it could be remnants of animals या फिर impressions of animals. छापा बोलते हैं ना हम लोग, तो एनिमल का जो भी बाकी बचा कुचा है, छापा हो सकता है या फिर बोन हो सकता है, दैट इज नथिंग बट फॉसिल। नाउ आई विल यूज दिस फॉसिल टू स्टडी इवोल्यूशन। सी यहाँ पे डायनासोर का फोटो सब दिया है, आई कैन सी दे हैव बोन्स, हम लोग के पास भी बोन्स है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा हम लोग से पहले भी बहुत सारे एनिमल्स थे, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर के थे, तो आई कैन स्टडी अबाउट इवोल्यूशन मोर। नाउ वन मोर थिंग, अब जब मुझे फॉसिल मिला, आई कैन डिटरमाइन द एज ऑफ दैट फॉसिल, कि ये जो एनिमल है या फिर जो भी ये स्ट्रक्चर है, ये कब से धरती के नीचे है, उस बोन का एज कितना है। सो इफ आई वांट टू फाइंड इट आउट, आई कैन यूज मेथड दैट इज नथिंग बट तुम लोग का कार्बन डेटिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमको किन्होंने बताया? दैट इज के विलियर्ड लिबी। साइंटिस्ट का नाम भी उन लोग एमसीक्यू में पूछते हैं, एक बार बोर्ड्स में पूछा था। सो विलियर्ड लिबी वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग इज अ मेथड इन विच यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। फॉसिल का एज को पता कर सकते हो। और इन्होंने ये जो कार्बन डेटिंग है, इन्होंने इस चीज को एक जर्नल में पब्लिश किया, और उस जर्नल का नाम इज रेडियो कार्बन। ये 3 कंसेप्ट को आपको पता होना ही चाहिए। नाउ दिस इज हेम विलियर्ड लिबी। ये चाचा जी ने हमको समझाया अबाउट कार्बन डेटिंग। नाउ व्हाट इज कार्बन डेटिंग? इट इज वेरी इजी, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डेट पे चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट इज कार्बन डेटिंग? सी इन नेचर कार्बन के ना कुछ आइसोटोप्स होते हैं। नाउ व्हाट इज आइसोटोप? ऐसे समझो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता रहेगा, एटॉमिक मास पता रहेगा, सो उसका एटॉमिक नंबर सेम है। कार्बन के 2 टाइप्स मुझे मिला, बट उनकी एटॉमिक मास इज डिफरेंट बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स, दे हैव एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। ये इतना नहीं याद रखा तो भी इट्स फाइन। व्हाट इज कार्बन डेटिंग? व्हाट इज कार्बन के आइसोटोप्स? मतलब क्या? कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स। सो कार्बन डेटिंग में आई नीड C12 एंड C14 से 2 टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है। अभी द थिंग इज कि जब आप लोग जिंदा हो, आपके बॉडी में C12 और C14 दोनों है, बोन्स के अंदर सब कुछ है, बॉडी के अंदर है, फाइन। नाउ दिस C12 इज अ गुड पर्सन। ऐसा मान लो कि C12 आज जितना है वैसे ही आज से 10 साल बाद देखोगे C12 वैसे के वैसे ही रहेगा, बिकॉज इट इज नॉन रेडियो एक्टिव। बट योर C14 है वो रेडियो एक्टिव है, मीन्स व्हाट कि वो डीके दिखाता है। डीके का मतलब क्या है कि वो विथ टाइम छोटा होगा, कम होगा, उसका अमाउंट कम होगा। सो जब आप जिंदा हो, आपके बॉडी में C12 और C14 है, तो देयर विल बी अ रेशियो ऑफ C12 एंड C14। फिर जैसे जैसे C14 रेडियो एक्टिव डीके दिखाता है और कम होते जाएगा, तो जैसे जैसे हम लोग के बॉडी से C14 निकल रहा है, वैसे वैसे मैं खाना भी खा रहा हूँ, तो C12 और C14 का जो भी रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव। नाउ एज वी डाई, हम लोग मरने के बाद हम लोग का फूड का इंटेक खत्म हो गया। नाउ C12 तो वैसे ही रहेगा, बट द C14 गाय दैट इज रेडियो एक्टिव एंड इट विल शो डीके। तो वो कितना कम हो गया, तो जितना कम हो गया आप उसको कैलकुलेट करो, तब आप C12 C14 का रेशियो निकालना। सो जितना रिड्यूस हो गया उतना उसका एज है। So this is how we can determine the age of fossil, just by determining the ratio between C12 and C14. I hope ये भी बहुत easily आपको समझ में आ गया होगा। And this is carbon dating which was given by Willett Libby.
Now, your second last topic that would be connecting link. This is very easy topic, one of my favorite topic. Connecting link मतलब पता है क्या है? कोई ऐसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई तो एक ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स खुद दिखाता है। मीन्स व्हाट? लाइक बीच का बंदर हम लोग बोलते हैं ना, वैसे ही कुछ चीज है। एक समझो कोई तो एक ऐसा एनिमल है जिसके पास दो अलग अलग ग्रुप्स के एनिमल्स के कैरेक्टर्स ये अकेला खुद दिखाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कैन यू सी यहाँ पे तीन फोटोज दिया है मैंने। इसमें से we'll go with the one of the most easiest one, that is की lungfish. Now there is two groups. Pisces बोल के ग्रुप है, टू बी मोर स्पेसिफिक पाइसेस एक क्लास का नाम है। पाइसेस में तुम लोग के सारे मछली आते हैं, फिशेस आते हैं, और तुम लोग के एम्फीबियंस भी एक सुना होगा जिसमें फ्रॉग सब आता है। सो पाइसेस पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस पानी में भी थोड़ा टाइम रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। नाउ इफ यू स्टडी अबाउट इवोल्यूशन, ऐसा माना जाता है कि फिशेस से स्लोली स्लोली इवोल्यूशन हुआ, कोई तो एक एनिमल बना, फिर जाके वो लैंड पे आया, फिर उसको हम लोग एम्फीबियन बोलने लगे, फिर प्रॉपर टेरेस्ट्रियल एनिमल आ गया, ऐसे कर करके आया। तो क्या फिश से डायरेक्ट एम्फीबियन बना? नो। सो देयर हैज टू बी समवन इन बिटवीन। सो वो जो एनिमल जो दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में आ रहा है, दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर्स ये अकेले दिखा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कनेक्टिंग लिंक। फॉर एग्जाम्पल, दिस फिश इज नथिंग बट तुम लोग का लंग फिश। फिश और लंग मीन्स व्हाट? इस ये फिश के पास लंग्स है। यूजुअली फिश ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, बट इसके पास है लंग्स। माना ये मछली है तो इसको मुझे पाइसेस में रखना चाहिए था, बट दिस फेलो हैव लंग्स। सो ब्रीदिंग के लिए ये लंग्स यूज कर रहा है, और ये लंग्स आपको कहाँ से दिखना शुरू हो गया? जो कि आपको एम्फीबियन से कुछ दिखना शुरू हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। सो सीधा अपना जो स्पाइसेस है और जो आपके एम्फीबियंस है, इन दोनों का कैरेक्टर ये अकेला दिख रहा है। सो वी से दैट कि जो आपके लंग फिश है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर, वेरी गुड, दैट इज स्पाइसेस एंड एम्फीबियंस। एक्सीलेंट। तो वैसे ही और दो एग्जांपल्स है जो आपको मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। दैट इज वन ऑफ दीज एग्जांपल इज पेरीपैटस, व्हिच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। दिस इज योर पेरीपैटस। नाउ अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब चीजें आप लोग शायद सुने होंगे इन योर एनिमल क्लासिफिकेशन। मैं फॉर नाउ ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको एनिमल क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा तब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज राइट नो इफ आई टेल यू अबाउट इनका क्यूटेनियस स्किन कैसा होता है, स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है, और इनके पास बहुत सारे लेग्स होते हैं, ये सब बोला आपको अभी समझ में नहीं आएगा। फॉर दैट यू नीड टू नो अबाउट एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम्स के बारे में पहला प्रायर नॉलेज होना चाहिए। सो ये एग्जांपल मैं तब आपको सिखाने वाला हूँ। वन मोर एग्जांपल, दिस क्यूटी, दैट इज तुम लोग का डक बिल प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस, इट इज BILLED। कहीं पे तो आई गेस फोटो के नीचे स्पेलिंग रॉन्ग दिया, और पैराग्राफ में इट इज बिल्ड, तो दैट इज इट हैज टू बी बिल्ड। डक बिल्ड प्लेटिपस। सो दिस एनिमल, इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन योर मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। नाउ व्हाई वी कॉल देम एज मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में आ गए। सी रेप्टाइल्स अंडा देते और ये लोग भी अंडा देते, तो टेक्निकली मुझे इनको रेप्टाइल्स में रखना चाहिए था, बट इनके पास मैमरी ग्लैंड है। नाउ व्हाट इज मैमरी ग्लैंड? वी आर मैमल्स। व्हाई आर वी मैमल्स? बिकॉज हमारे पास मैमरी ग्लैंड है। मैमरी ग्लैंड से हम लोग दूध देते हैं हम लोग के ऑफस्प्रिंग को, हम लोग मतलब हमारी फीमेल्स। तो ये एनिमल अंडा देता है, और इसके पास दूध देने वाला जो स्ट्रक्चर है मैमरी ग्लैंड, ये भी है। तो ये दोनों के बीच में आ गया ना। अंडा जो देते हैं यूजुअली, एग जो ले करते, दे डोंट नीड मेमोरी ग्लैंड, और जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है वो लोग डायरेक्ट बर्थ देते हैं। सो इनके पास दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो व्हाट वी कैन से दैट कि रेप्टाइल से सीधा मैमल्स नहीं बने, उनके बीच में एक एनिमल बना, दैट इज तुम लोग का डक बिल्ड प्लेटिपस। आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव फर्दर। योर लास्ट एविडेंस की इवोल्यूशन का, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे तुमको स्टेज 1 दिख रहा है, एंड देन यू कैन सी स्टेज 2, एंड देन देयर इज स्टेज 3। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स व्हाट? एम्ब्रियोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ एम्ब्रियोस। स्पर्म और एग फ्यूज होके तुम लोग का जो पहला सेल बनता है उसको जाइगोट कहते हैं, फिर इसमें सेल डिवीजन होने के बाद में एम्ब्रियो बनता है। अगर आपको ये नहीं भी पता होगा ना, आई विल टेल यू दिस इन योर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, तुम सब लोग का फेवरेट चैप्टर, जिसके लिए आप लोग सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हो। सो एम्ब्रियो इज नथिंग बट छोटा सा बेबी, ऐसे समझो। इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे ना अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे एनिमल्स के एम्ब्रियो के फर्स्ट स्टेज का फोटो दिया है, सेकंड स्टेज का भी दिया है, थर्ड स्टेज का भी दिया है। सो देयर इज सैलमेंडर का दिया है, फिश का एम्ब्रियो दिया है, टोटॉइस हो गया, ह्यूमन हो गया, पिग हो गया, रैबिट हो गया, एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दीज एनिमल्स आर डिफरेंट, बट इन सबका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखो स्टेज 1 पे, दे ऑल लुक्स वेरी सिमिलर।
है कि नहीं? सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि सारे एनिमल्स अलग अलग है, बड़े होने के बाद इन सब में बहुत सारा ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे, बट एट एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल, एम्ब्रियो लेवल पे दे ऑल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सो व्हाट वी कैन से दैट इज कि वी ऑल हैड अ कॉमन एंसेस्टर या फिर कॉमन ओरिजिन। सो मैं आज के लिए मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स डू ए क्विक रिवीजन। आई गिव यू अ वेरी क्विक समरी ऑफ दिस concepts। पहले हमने देखा था दैट इज सेंट्रल डॉगमा का डेफिनेशन, एंड देन वी सॉ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज यू आर मेकिंग mRNA strand. This mRNA is complementary to the DNA. mRNA कैन नाउ ट्रांसफर या फिर इट शोज ट्रांसपोर्टेशन, या फिर वो कैरी करेगा ये सारे जीन्स को, इंफॉर्मेशन को फ्रॉम योर न्यूक्लियस टू योर साइटोप्लाज्म, और वो किसके पास जाएगा? राइबोसोम। नाउ योर राइबोसोम इज नोन एज, वेरी गुड, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? दैट इज टू bind your mRNA with tRNA. Now, in on your mRNA strand, there is a sequences of 3 nucleotides. You require 3 nucleotide का sequence to code for 1 amino acid. This sequence of 3 nucleotide is nothing but triplet codon. किन्होंने हमको बताया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने हमको ये बताया। So 3 nucleotides का जो sequence on mRNA is known as triplet codon. So according to this, anticodon लेके कौन आएगा? Your tRNA, as well as it contains unique amino acid. There are in total 20 amino acids. ऐसे कर करके you will get a long chain of amino acid. This long chain of amino acid is nothing but your protein. Amino acids के बीच में का bond कौन सा है? Excellent, that is your peptide bond. If there is multiple peptide bond, I can call it as polypeptide. Poly का मतलब क्या है? Multiple. सो ऐसे करके आप लोगों ने प्रोटीन बनाया, एंड देन लास्ट में वी सॉ की ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? समवन इज चेंजिंग इट्स लोकेशन, दैट इज नथिंग बट योर राइबोसोम फेलो। So ribosome is changing its location from one end to another end on mRNA strand by the distance of triplet codon, or you can say by the distance of 3 nucleotide। दोनों एक ही बात हुई ना। So ऐसे करके हम लोगों ने प्रोटीन बनाया। After that we saw theory of evolution, origin कैसा हो गया, all of those things। So we need proof कि हम लोग सब लोग का कॉमन एंसेस्टर था। सो वी सॉ इन टोटल 6 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। फर्स्ट वन वाज तुम लोग का मॉर्फोलॉजिकल, मतलब बाहर से बहुत सिमिलर दिख रहे बहुत सारे एनिमल्स, तो इन सब का कॉमन ओरिजिन एंसेस्टर था। External appearance. After that, we saw anatomical evidence, means what? Internal structure, to be more specifically, bones of various animals look similar. So we all are a common ancestor of your origin. After that, we saw your vestigial organ का definition, degenerated या फिर underdeveloped organs which is useless for you guys, but it is useful in some another animals। और ये organs को निकलने के लिए टाइम लगता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हुए, your wisdom tooth, your body hair, your ear पिन्ना के muscles, क्योंकि बहुत बच्चे लोग सिर्फ ईयर पिन्ना लिख के आते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ईयर पिन्ना के मसल्स, एंड देन योर कॉकिक्स बोन या फिर कॉक्सिजियल बोन और टेल बोन, एंड एट द एंड वी सॉ योर अपेंडिक्स। आफ्टर दैट वी सॉ पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें हमने फॉसिल का डेफिनेशन देखा था। तो व्हाट इज फॉसिल? जो भी एनिमल्स का बाकी बचा कुचा जो भी मिल रहा है दैट इज फॉसिल, या फिर उनका छापा। एंड वी सो पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या है कि इसमें आप लोग फॉसिल के बारे में स्टडी करके आप लोग पता कर सकते हो, आप इवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हो। नाउ यू आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट जो भी फॉसिल आपको मिला उसका एज जानना है। टू डिटरमाइन द एज ऑफ अ फॉसिल यू कैन डू, यस वेरी गुड, दैट इज कार्बन डेटिंग मेथड व्हिच वाज गिवन बाय, एक्सीलेंट, दैट इज तुम लोग का विलेट लिबी। कौन से जर्नल पे उन्होंने ये चीज को पब्लिश किया? वेरी गुड, दैट इज की रेडियो कार्बन। कार्बन डेटिंग में क्या है? देयर इज 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, C12 C14। C12 अच्छा बच्चा, C14 गंदा बच्चा। C14 विथ टाइम वो रेडियो एक्टिव डिके दिखाएगा, मतलब क्या? विथ टाइम वो उसका अमाउंट कम होते जाएगा। व्हेन यू आर अलाइव, व्हेन वी आर ईटिंग फूड, सो C12 C14 का रेशियो इज कांस्टेंट, बट एज वी डाई C14 कंटिन्यूअसली डिके दिखाएगा। सो जितना वो कम हो गया, फिर जब मैं जाके रेशियो निकालूंगा C14 C12 का, जितना कम उतना ज्यादा उसको एज हो गया है, उस बोन को या फिर उस फॉसिल को। And after that we saw connecting link, that is a animal या फिर an organism which shows characteristics of 2 different groups। तो उसके हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा, पेरीपेटस देखे, डक बिल्ड प्लेटिपस देखे, एंड वी सॉ लंगफिश। एंड लास्ट में वी सॉ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, दैट इज नथिंग बट at embryonic stage of many animals you can see, you can appreciate that ये embryos all look similar। so we can conclude that we all had a common ancestor या फिर common origin। सो आई होप आप लोग को अभी तक के सारे कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट दैट आई वांट टू टेल यू राइट नाउ, कि आपके शायद स्कूल के टीचर्स, आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचिंग फैकल्टीज कोई भी होगे, दे माइट टेल यू कि इस बार का बोर्ड का पेपर बहुत इजी आएगा, ट्रस्ट मी नहीं आने वाला है। बिकॉज इफ यू सी लास्ट
ईयर का भी जो पेपर था, इट वाज एक्सट्रीमली इजी, बहुत इजी पेपर था साइंस 2 के। अभी बहुत टाइम से ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि इजी पेपर निकालने का। नाउ कंसिडर योरसेल्फ एज अनलकी, इस बार का पेपर इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल। पेपर इजी नहीं आने वाला है, लास्ट मोमेंट में आप लोग कुछ कुछ ऐसा लाइक मिरेकल कुछ होने नहीं वाला, पेपर जो है वो ही आने वाला है। यू हैव टू स्टडी, देयर इज नो शॉर्टकट। अभी भी टाइम है, स्टडी करो अच्छे से। आई एम हियर टू गाइड यू, एंड जो भी आपको डाउट्स रहेंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और यू कैन स्टे इन टच विद मी लाइक कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दिस वाज अ वेरी क्विक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। थर्ड वीडियो में और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स मेरे तरफ से भी आपको देखने मिलेगा, एज वेल एज और भी थोड़ा क्विक होगा। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक भी करोगे एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड आई विल सी यू ऑल सून। चलो देन, बाय बाय, आई लव यू ऑल, थैंक यू।